हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एन एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। एन एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, इस वर्क को लिखा है जॉन ड्राइडन ने। जॉन ड्राइडन रेस्टोरेशन एज के एक फेमस प्रोमिनेंट राइटर थे। इन्होंने इस वर्क को 1668 के अंदर लिखा था। रेस्टोरेशन एज को हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं क्योंकि जॉन ड्राइडन इस एज के अंदर बहुत फेमस थे। उन्होंने इस वर्क को लिखा डायलॉग फॉर्म में। ये डायलॉग फॉर्म के अंदर लिखा गया वर्क है जिसके अंदर उन्होंने ड्रामा को डिस्कस किया और इंग्लिश थिएटर को डिफेंड किया अगेंस्ट फ्रेंच क्रिटिक्स न्यू क्लासिकल गाइडलाइंस। फ्रेंच थिएटर के अगेंस्ट इंग्लिश थिएटर को डिफेंड किया है उन्होंने अपने इस वर्क के अंदर। इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं, 3 ड्राइडन के दोस्त हैं और एक वो खुद। ये चारों लोग आपस में एक कन्वर्सेशन करते हैं, एक बातचीत करते हैं और उसके अंदर ड्रामेटिक पोइट्री के डिफरेंट फेसेट्स या फीचर्स जिसे हम कहते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। अब ये 4 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है यूजेनियस जो कि ड्राइडन खुद हैं। उसके बाद है क्राइट्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर रॉबर्ट हॉवर्ड को। उसके बाद 3rd नंबर पर है लेजेडियस जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर चार्ल्स सेडले को। और नंबर 4 पर है नियंडर जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं ड्राइडन के दोस्त सर विलियम डेवनेंट को। तो ये 4 लोग हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं और ड्रामा के ऊपर बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उसे डिफेंड कर रहे हैं। हर कैरेक्टर अपना पर्सपेक्टिव देता है ड्रामेटिक पोइट्री के ऊपर और इस तरह से एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है जिसके अंदर हम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देखते हैं। इन कैरेक्टर्स के ज़रिए ड्राइडन एक्चुअल में डिस्कस करना चाह रहे हैं ड्रामेटिक टॉपिक्स को और कंटेंशंस यानी आर्ग्यूमेंट्स को, और इन आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए वो डिफरेंट लोगों की राय लेना चाह रहे थे ड्रामा के ऊपर, जिसके अंदर वो डिस्कस करते हैं नंबर 1 पर इंग्लिश स्टेज को, कि हम इंग्लिश स्टेज के अंदर वेरिएशन देखते हैं, ओरिजिनलिटी देखते हैं, जबकि फ्रेंच थिएटर में हमें ये वेरिएशन और ओरिजिनलिटी देखने को नहीं मिलती। फ्रेंच थिएटर के अंदर, फ्रेंच ड्रामास के अंदर हम देखते हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं। 3 यूनिटीज़ अरिस्टोटल की जो हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, उसे फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसके अंदर वो वेरिएशन, वो ओरिजिनलिटी नहीं मिलती। उसके अलावा ड्राइडन डिस्कस करते हैं यूज़ ऑफ वर्स। उनका मानना है कि ड्रामा के अंदर वर्स फॉर्म को यूज़ करना चाहिए, इसी से ड्रामा जो है वो मोर अप्रोप्रिएट होगा और ड्रामेटिक एक्सप्रेशन हमें इजीली कन्वे हो जाएंगे। उसके अलावा ड्राइडन डिस्कस करते हैं ट्रेजिक कॉमेडी को। उनका मानना है कि ट्रेजेडी और कॉमेडी से ज़्यादा बेहतर है ट्रेजिक कॉमेडी, क्योंकि इसके अंदर दोनों एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेजेडी के भी और कॉमेडी के भी, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा वो हिस्टोरिकल प्ले राइट्स पे बात करते हैं जैसा कि शेक्सपियर, और उनका मुआजना करते हैं फ्रेंच प्ले राइट्स के साथ। तो ये डिस्कस करते हैं ड्राइडन इस एस्से के अंदर। और उसके अलावा ड्राइडन डिस्कस करते हैं थिएट्रिकल नॉर्म्स को, इंग्लिश प्ले राइट्स को, कि उनके अंदर एक उनकी वर्थ क्या है, मतलब इंग्लिश ड्रामा की जो वर्थ है वो बताना चाह रहे हैं ड्राइडन एक्चुअल में इस एस्से के ज़रिए। और ये एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएसी किस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ ड्रामेटिक आर्ट के ज़रिए, मतलब रेस्टोरेशन एज के अंदर इसकी अंडरस्टैंडिंग, ड्रामेटिक आर्ट की अंडरस्टैंडिंग और ग्रोथ से इन्फ्लुएंस होकर इस एस्से को लिखा गया था। अब हमने ये तो देख लिया कि इस एस्से के अंदर क्या क्या है। इसके अंदर डायलॉग्स होंगे 4 कैरेक्टर्स के दरमियान, जिसमें ड्राइडन डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं इस एस्से का, कि बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट क्या है जब ये एस्से लिखा गया था। ये एस्से लिखा गया था रेस्टोरेशन एज के अंदर 1660 से 1688 के दरमियान। ये रेस्टोरेशन इरा था। इसमें क्या हुआ था, ओलिवर क्रॉमवेल की हुकूमत थी। जब उसकी हुकूमत थी तो थिएटर्स को बंद कर दिया गया था। ड्रामाटिस्ट के पास ज़्यादा वर्क्स नहीं थे लिखने के लिए, लेकिन रीस्टोर हुई बादशाहत, जो किंगडम है वो रीस्टोर हुई और किंग चार्ल्स द सेकंड जो है वो बादशाह बन गए। जब वो बादशाह बने तो थिएटर्स भी ओपन हो गए और उसके बाद ड्रामाटिस्ट ने अपने वर्क्स लिखना शुरू किए।
लेकिन इस एज के अंदर हमने एक पॉलिटिकल अनरेस्ट देखी। मतलब ये कि पार्लियामेंट आ गई और बादशाहत ख़त्म हो गई, लेकिन बादशाहत दोबारा से रिस्टोर हुई और थिएटर्स ओपन हो गए। तो इस तरह से एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया आर्ट और लिटरेचर के अंदर मोनार्की रिस्टोर होने के साथ। यानी बादशाहत जब रिस्टोर हुई तो लोगों का इंटरेस्ट दोबारा से डेवलप हो गया आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर। लेकिन जो फ्रेंच आइडियाज़ थे, फ्रेंच रूल्स थे, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था आर्ट के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर। उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत रिजिड रूल्स थे। जैसा कि 3 यूनिटीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट थी उनके वर्क्स के अंदर, वो इन्हें फॉलो करते थे। इन तीनों यूनिटीज़ को, टाइम, प्लेस और एक्शन की, और इन यूनिटीज़ को जो अरिस्टोटल की तरफ से दी गई थी, वो इनको हाईलाइट करते थे अपने वर्क्स के अंदर। लेकिन किसी भी रूल को, किसी भी आइडिया को स्ट्रिक्टली फॉलो करने का मतलब ये है कि जो प्ले राइट है वो गारंटी दे रहा है कि उसका प्ले जो है उसके अंदर वो रीज़नेबल होगा, वो डिसेंट होगा, उसके अंदर कोहेजन होगी। ये गारंटी देना पड़ती है प्ले राइट को किसी भी रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए। लेकिन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने से हम प्ले के अंदर वो खूबसूरती, वो क्रिएटिविटी नहीं ला सकते। तो फ्रेंच प्ले राइट्स के जो वर्क्स थे उनके अंदर हमें वो क्रिएटिविटी नहीं मिलती थी। वो रूल्स को तो फॉलो करते थे स्ट्रिक्टली, लेकिन वो क्रिएटिविटी नहीं मिलती थी जो कि इंग्लिश प्ले राइट्स के वर्क्स में मिलती थी। जैसा कि शेक्सपियर ने अपने वर्क्स में किसी यूनिटी को कभी एज सच फॉलो नहीं किया, लेकिन वो बहुत इनोवेटिव थे। उनके वर्क्स बहुत ज़्यादा इनोवेटिव थे। जैसा कि उन्होंने ट्रेजेडी भी लिखी, कॉमेडी भी लिखी, ट्रेजिक कॉमेडी को दोनों को भी लिखा, पोइट्री और प्रोज को दोनों को यूज़ किया अपने वर्क्स के अंदर। लेकिन यूनिटीज़ को एज सच फॉलो नहीं करते थे वो, लेकिन फिर भी उनके वर्क्स को आज तक पढ़ा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, बहुत क्रिएटिव थे, बहुत इनोवेटिव थे। तो ड्राइडन का मानना है कि स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करें, लेकिन स्किलफुली। स्किल के साथ अगर रूल्स को फॉलो किया जाएगा तो वर्क्स जो हैं वो क्रिएटिव होंगे और इंटरेस्टिंग होंगे। उसके अलावा ड्राइडन का व्यू था ड्रामेटिक पोइट्री के ऊपर कि उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए जिनकी मदद से ड्रामेटिक पोइट्री को बिल्ड करने में हेल्प मिली। मतलब ड्रामेटिक पोइट्री जो है उसको एडवांसमेंट मिली उस एज के अंदर। उन्होंने अपने इस एस्से के अंदर इंग्लिश प्ले को डिफेंड किया है और ये कहा है कि जो फ्रेंच गाइडलाइंस थी, मतलब जो फ्रेंच थिएटर के अंदर गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता था, वो एक्चुअल में गाइडलाइंस क्रिएटिव राइटिंग की थी ही नहीं। उन्होंने क्या कहा है, उनका मानना था कि फ्रेंच और इंग्लिश थिएटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे? नंबर 1, डाइवर्सिटी एंड लिबर्टी। हम इंग्लिश प्लेस के अंदर ये देखते हैं। ड्राइडन का मानना था कि इंग्लिश प्लेस के अंदर हम डाइवर्सिटी देखते हैं, फ्रीडम देखते हैं, जो कि हमें फ्रेंच प्लेस के अंदर नहीं मिलता, जो कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं लेकिन उसमें हमें डाइवर्सिटी नहीं मिलती, फ्रीडम नहीं मिलता। बहुत सारे जॉनराज हैं जैसा कि ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, मास्क, ये बहुत सारे जॉनराज हैं जो कि इंग्लिश स्टेज के ऊपर परफॉर्म किए गए, इनको लिखा गया। लेकिन ये बहुत सारे जॉनरास ऐसे हैं जिनके अंदर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया, लेकिन इसमें हमें डाइवर्सिटी मिलती है, फ्रीडम मिलता है, इसलिए ये ऑडियंस के लिए एंजॉयबल होते हैं। उनके अंदर वेरिएशन होती है, इसलिए वो इंटरेस्टिंग होते हैं। नंबर 2, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ड्राइडन के मुताबिक ये इम्पोर्टेंट हैं, इनको एक्नॉलेज किया जा सकता है, लेकिन उनका मानना ये है कि एक प्ले को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर स्कोप होना चाहिए, और ये क्रिएटिविटी और ये स्कोप स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने से तो नहीं पॉसिबल। अगर हम यूनिटीज़ को फॉलो करते रह जाएंगे, स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते रह जाएंगे, तो प्ले के अंदर हमें क्रिएटिविटी नहीं मिलेगी, स्कोप नहीं मिलेगा। तो ड्राइडन का ये मानना है कि हम अगर इन यूनिटीज़ को फॉलो नहीं भी करेंगे तो भी हमें, हमारा मकसद क्या है, प्ले को जस्ट बनाना, लाइवली बनाना, ह्यूमन नेचर को प्रेजेंट करना उसके अंदर। उसके लिए हम यूनिटीज़ को फॉलो करें या ना करें ये हम पे डिपेंड करता है, लेकिन मेन मकसद क्या है,
ह्यूमन लाइफ को प्रेजेंट करना, मतलब रियल लाइफ को इमिटेट करना प्ले के अंदर। अब उनका क्या मानना था कि जो फ्रेंच प्लेज हैं वो इंग्लिश प्लेज की निस्बत बहुत प्लेजेंट और डिलाइटेड नहीं है। जैसा कि शेक्सपियर के प्लेज हैं, उनके अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स को नहीं फॉलो किया गया, फिर भी वो डिलाइटेड हैं। और बेन जॉनसन जैसा कि उन्होंने इन यूनिटीज़ को फॉलो किया, लेकिन स्किलफुली, जीनियस वे में। तो रूल्स को फॉलो करें या ना करें, एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो वर्क है वो क्रिएटिव हो, उसके साथ इंटरेस्ट डेवलप हो ऑडियंस का, रीडर का। तो ये मेन मकसद है वर्क को लिखने का, उसे इंटरेस्टिंग बनाना, उसे प्लेफुल बनाना। उसके लिए रूल्स को फॉलो करें तो स्किलफुली, जीनियस वे में। उसके बाद ड्राइडन ने बात की वर्स और प्रोज फॉर्म के ऊपर। ड्राइडन का मानना था कि ड्रामा के अंदर वर्स को यूज़ करना चाहिए, मतलब ट्रेजेडी के अंदर तो ज़रूरी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इमोशंस को प्रेजेंट करने के लिए वर्स फॉर्म सबसे बेहतरीन है। राइम्स के साथ राइमिंग स्कीम के अंदर वर्स फॉर्म में इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। इसलिए ड्रामा में और ख़ास तौर पर ट्रेजेडी में वर्स फॉर्म को यूज़ करना चाहिए। प्रोज फॉर्म गलत नहीं है, बुरी नहीं है, कॉमेडी के अंदर उसे यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट ऑर्डिनरी होता है। ऑर्डिनरी सब्जेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए हम प्रोज फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रेजेडी के अंदर एक ग्रेटर सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए वर्स फॉर्म को यूज़ करना बेहतरीन होगा। उसके बाद उन्होंने बात की ट्रेजिक कॉमेडी की। ड्राइडन के मुताबिक जॉनरास के अंदर सबसे बेस्ट है ट्रेजिक कॉमेडी, क्योंकि ये ब्लेंड है ट्रेजेडी और कॉमेडी का। ट्रेजेडी के अंदर सिर्फ सैड मोमेंट्स होते हैं और कॉमेडी के अंदर सिर्फ कॉमिक मोमेंट्स होते हैं, जबकि ट्रेजिक कॉमेडी के अंदर दोनों होते हैं, सैड और कॉमिक मोमेंट्स, जो कि रियल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट जॉनरा है ट्रेजिक कॉमेडी, क्योंकि ये ब्लेंड होता है दोनों का। उसके अलावा उन्होंने शेक्सपियर पे बात की और कहा कि इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट ड्रामाटिस्ट और ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट हैं शेक्सपियर, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर। उन्होंने शेक्सपियर की बहुत सारी गलतियों पे भी बात की, उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन फिर भी उन्होंने शेक्सपियर का जो राइटिंग स्टाइल है उसे सबसे बेहतरीन करार दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ड्राइडन बात कर रहे हैं इस एस्से के अंदर। उसके अलावा ड्राइडन की जो कन्वर्सेशन है बाकी कैरेक्टर्स के साथ, जो बाकी 3 कैरेक्टर्स हैं इस एस्से के अंदर, उनके साथ वो क्या बातचीत करते हैं और किस चीज़ पे वो आर्ग्यू करते हैं एक दूसरे के साथ। तो नंबर 1 पर है यूजेनियस। यूजेनियस का आर्ग्यूमेंट है ऑन सुपीरियरिटी ऑफ द मॉडर्न्स ओवर द एंशियंट्स। अब यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि यूजेनियस जो है वो एक्चुअल में ड्राइडन खुद हैं इस एस्से के अंदर। तो ड्राइडन या यूजेनियस जिसे हम कहेंगे फर्स्ट कैरेक्टर जो है, वो क्या कह रहे हैं कि जो मॉडर्न्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है एंशियंट से, मतलब एंशियंट से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ अपना भी ऐड किया है। उन्होंने अपनी राइटिंग को बहुत बेहतरीन बनाया है। वो फ्रेंच जो राइटर्स हैं उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ बात करते हुए इंग्लिश राइटर्स को डिफेंड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जो इंग्लिश राइटर्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो और बेहतरीन लिख सकते हैं। तो इंग्लिश राइटर्स को डिफेंड कर रहे हैं और फ्रेंच राइटर्स के रिजिड रूल्स को के खिलाफ बात कर रहे हैं। नंबर 2 पर आते हैं क्राइट्स। उनका आर्ग्यूमेंट है इन फेवर ऑफ द एंशियंट्स, मतलब वो एंशियंट्स के फेवर में बात कर रहे हैं। क्राइट्स एक्चुअल में सर रॉबर्ट हॉवर्ड हैं, जो कि एंशियंट्स की फेवर में बात करते हुए कहते हैं कि मॉडर्न्स आज भी एंशियंट्स को फॉलो कर रहे हैं। वो खुद से कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, वो एंशियंट्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनकी एडवाइस को पूरी तरह उन पे अमल नहीं कर रहे। मतलब ये कि मॉडर्न्स हैं जो एंशियंट्स की फॉर्म्स को, उनके सब्जेक्ट्स को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन उनकी नसीहत पर पूरी तरह अमल नहीं करते। जैसा कि एंशियंट्स की नसीहत क्या है, 3 यूनिटीज़ अगर हम देख लें तो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। उनका मानना है कि इन तीनों यूनिटीज़ को फॉलो करना चाहिए कोई भी प्ले लिखने के लिए, जबकि मॉडर्न्स ऐसा नहीं करते। वो यूनिटी ऑफ टाइम का ख्याल नहीं रखते, मुख्तलिफ टाइम स्पैन में होता है कोई भी प्ले लिखा हुआ। प्लेस का ख्याल नहीं रखते, डिफरेंट प्लेसेस यूज़ करते हैं। एक्शन नहीं होता, एक सब प्लॉट्स को यूज़ करते हैं।
तो उनका ये मानना है कि जो मॉडर्न्स हैं वो एंशियंट्स को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन उनकी नसीहत पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहे। उसके बाद नंबर 3 पर है लेजेडियस। लेजेडियस का व्यू है इन सुपीरियरिटी ऑफ द फ्रेंच ड्रामा ओवर द इंग्लिश ड्रामा। मतलब ये कि वो फ्रेंच ड्रामा की सुपीरियरिटी को शो कर रहे हैं, और वो है एक्चुअल में सर चार्ल्स सैडली। सर चार्ल्स सैडली इन द फॉर्म ऑफ लेजेडियस क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि जो फ्रेंच ड्रामा है वो बेटर है, सुपीरियर है इंग्लिश ड्रामा के साथ। उनका मानना है कि जो एंशियंट राइटर्स, जो इंग्लिश एंशियंट राइटर्स थे वो बेहतर थे, लेकिन जो मॉडर्न राइटर्स हैं ये बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, और इनके साथ जो ड्रामा है वो डिके हो गया है, डिक्लाइन का शिकार हो गया है, क्योंकि वो एक ऑफुल एज में रहते हैं जिसके अंदर ब्लड शेड है, जिसके अंदर वायलेंस है, और ये सारी चीज़ें इंग्लिश ड्रामास के अंदर दिखाई जाती हैं। इसलिए फ्रेंच ड्रामा जो है वो सुपीरियर है इंग्लिश ड्रामा से। किस तरह से? नंबर 1 पर यह है कि फ्रेंच जो है वो एंशियंट्स को फॉलो करते हैं, जैसा कि 3 यूनिटीज़ का बहुत केयरफुली उनका ध्यान रखते हैं। उसके अलावा फ्रेंच ट्रेजिडीज़ के अंदर जो प्लॉट्स हैं वो वेल नोन स्टोरीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। नंबर 3 पर वो बर्डनाइज नहीं करते, मतलब सब प्लॉट्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते अपने वर्क्स के अंदर। नंबर 4 पर यह है कि इंग्लिश ड्रामास के अंदर हम देखते हैं कि एक ही कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा काम हुआ होता है, जबकि फ्रेंच जो राइटर्स हैं वो ऐसा नहीं करते। नंबर 5 पर जो फ्रेंच नरेशंस हैं वो बेटर होती हैं। नंबर 6 पर मेजर इम्परफेक्शन जो इंग्लिश प्लेस के अंदर है वो ये है कि डेथ को स्टेज के ऊपर प्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ रीजंस दी हैं उन्होंने कि फ्रेंच जो प्ले राइट्स हैं या जो उनके वर्क्स हैं वो सुपीरियर होते हैं इंग्लिश प्ले राइट्स या उनके वर्क्स के मुकाबले में। और लास्ट कैरेक्टर है नियंडर, जिनका व्यू है इन फेवर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। नियंडर एक्चुअल में है सर विलियम डेवेनेंट, जो कि जॉन ड्राइडन के दोस्त हैं। तो वो इंग्लिश ड्रामा के फेवर में बात करते हुए कह रहे हैं कि इंग्लिश ड्रामाज बहुत लाइफ लाइक होते हैं, मतलब ये कि रियल लाइफ की इमिटेशन होती है, ये बहुत लाइफ लाइक होते हैं, बहुत रियल होते हैं। जबकि जो फ्रेंच ड्रामास हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर रिजिड रूल्स को फॉलो किया जाता है। फ्रेंच पोइट्री अच्छी होती है, लेकिन फ्रेंच ड्रामास के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किया जाता है। इसलिए वो इंग्लिश ड्रामास को सुपीरियर कह रहे हैं, बेटर कह रहे हैं फ्रेंच ड्रामास की निस्बत, और कह रहे हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो सकता है और इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये 4 कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअल में बात कर रहे हैं इस एस्से के अंदर, जो कि डायलॉग फॉर्म में लिखा गया था। तो इन कैरेक्टर्स के दरमियान ये बातचीत होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, वो इंग्लिश ड्रामा के ऊपर आर्ग्यू करते हैं, इंग्लिश और फ्रेंच ड्रामा के दरमियान डिफरेंस बताते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।